हेलो एवरीवन, हम लोगों ने कंपनी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए थे, दैट इज व्हाट परपेचुअल सक्सेशन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। और इन दोनों के कंसर्न में हम लोग केस स्टडीज भी कर चुके हैं, 3 केसेस वी आर डन विद। तो परपेचुअल सक्सेशन में हमने 2 केसेस देखे, सॉलोमन का केस देखा और ली एयर फार्मिंग। सॉरी, परपेचुअल तो आज हमें स्टार्ट करना, सॉरी। सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड नंबर 2 जो हमने पढ़ा आर्टिफिशियल पर्सन, एंड दैट इज व्हाट, कौन सा केस पढ़ा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। फाइन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन, जैसे हमें एक चीज पता है, इस पूरी दुनिया में एक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, एंड व्हाट इज दैट, जो आया है वो जाएगा जरूर, पता है ना। अब कब जाएगा सबका टाइम अलग अलग है, लेकिन जाएगा जरूर, है ना। पर कंपनी पे ये बात एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे आपको पता है रिलायंस किसने स्टार्ट की थी? धीरूभाई अंबानी ने। अच्छा, इवन दो उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बावजूद भी रिलायंस बड़े जोरों शोरों से चल रही है। कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी। और कल को, अब देखो, ऐसा तो नहीं कि कोई इमॉर्टल है, हमेशा जिंदा ही रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कभी ना कभी मुकेश अंबानी, अभी रतन टाटा जैसे हैं, रतन टाटा की डेथ हो गई। आपको पता है रतन टाटा से पहले कौन था? उनके डैड। उससे पहले उनके डैड जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट की थी ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हायरार्की चलती जा रही है, लेकिन स्टिल कंपनीज के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। कंपनी ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग है परपेचुटी में, और मेंबर्स के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्योंकि लॉ ने बनाया है कंपनी को, तो कंपनी को मार भी कौन सकता है? लॉ। तो लॉ के प्रोसेस फॉलो करके ही कंपनी खत्म हो सकती है, और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं यहाँ पे। मतलब वाइंडिंग अप कैसे होगा? जब हम प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ही कंपनी क्या होगी? वाइंड अप होगी। ऑल सेट है? देखो, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स दैट मेंबरशिप ऑफ द कंपनी में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेंबर चेंज होते रहते हैं ना, कभी कोई मेंबर है, कभी कोई मेंबर है, और स्पेशली लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स तो रोज ही चेंज हो जाते हैं। लिस्टेड कंपनी समझते हैं? लिस्टेड कंपनी जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, जैसे एनएससी बीएससी पे लिस्टेड हैं कंपनीज, रिलायंस, मारुति, टाटा मोटर्स, एसबीआई, बहुत सारी कंपनीज है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं? रोज करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, 5 दिन के लिए होल्ड किया, किसी ने 2 दिन के लिए होल्ड किया, किसी ने सेम डे इंट्राडे कर लिया। बहुत सारे लोग हैं जो रोज ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स रोज चेंज हो रहे हैं, तो क्या कंपनी पे इसका कोई फर्क पड़ रहा है? देयर इज नो इम्पैक्ट एट ऑल। कोई भी मेंबर बनता रहे, ए बन जाए, कभी बी बन जाए, कभी जेड बन जाए, इट डजंट मैटर एट ऑल। कंपनी ऑन गोइंग चलती रहती है, चलती रहती है और चलती रहती है। तो व्हाट इट सेज, बट दिस डज नॉट अफेक्ट इट्स कंटिन्यूटी। An incorporated company never dies except बोले तो however, exception मतलब however, मतलब इसके अलावा, अगेंस्ट में कुछ बात बोल रहा है। when it is wound up as per the law, इसका मतलब लॉ के अकॉर्डिंग्स में ही इसका वाइंडिंग अप किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं जिसके थ्रू हम इसको बंद कर पाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, कौन सा सेक्शन? सेक्शन कौन सा सेक्शन? कौन से एक्ट का? कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो कंपनीज एक्ट का ही सेक्शन होता है। सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, आपको कुछ पता है कि कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिलता है? सुना है ऐसा कभी आप लोगों ने? नहीं सुना है तो अभी सुन लो, कोई बात नहीं। कंपनी जब भी, अच्छा चलो कंपनी छोड़ो, आप जब पैदा हुए थे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? सबका? तो हर इंसान का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो आपका जो बर्थ डेट है वो उस डेट जो सर्टिफिकेट में लिखा है वही माना जाएगा, वही वैलिड होगा। जैसे पुराने जमाने में ना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते थे, तो आपके दादा दादी को या मतलब उनके पेरेंट्स को उनका डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं होता था।
और जो उन्होंने मान लिया वही उन्होंने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर करा लिया, तो उनके वोटर आईडी में वैसा ही डेट चल रहा है। होता है ऐसा, सुना है ऐसा आप लोगों ने? जैसे मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, उनको पता ही नहीं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ऐसे ही जैसे 1 जनवरी लिखा दिया है ना। तो आई वॉज सो सरप्राइज, मैंने कहा इतने सारे लोगों का 1 जनवरी को बर्थडे कैसे हो सकता है, सबका बर्थडे 1 जनवरी 1 जनवरी, तो ऐसा कैसे? तो बोले पता तो था नहीं, बस इतना पता था कि भाई सर्दियों में हुए थे, तो सर्दियों में हुए थे तो जो रिकॉर्ड्स बनाए थे वोटिंग वाले उसमें डाल दिया 1 जनवरी। अच्छा गजब है। तो वहां पे तो कुछ पता ही नहीं है कि कब उनका डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आज की डेट पे तो एकदम डॉक्टर बाहर आते बताता है कि भाई इतने बजकर इतने मिनट पे, इतने सेकंड पे बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि वहां पे बकायदा घड़ी लगी हुई होती है कि भाई जैसे बच्चा पैदा हुआ वो इमीडिएटली नोटिंग कर लेते हैं टाइम। तो इसका मतलब बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, वही उसका इस दुनिया में अवतार लेने का दिन है। एग्जैक्टली कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई थी उस दिन आरओसी, आरओसी कौन है? कंपनी की मम्मी, वही है कंपनी की मम्मी। तो उन्होंने उनको क्या दिया था? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था। क्या दिया था? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में दे मेंशन अ डेट, वही डेट कंपनी के एग्जिस्टेंस की डेट मानी जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो देखो क्या बोला इसने, एज पर सेक्शन 9 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहां से पता चलती है? मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Such subscribers to the memorandum and all other persons as may from time to time become members of the company shall be body corporate by the name contained in the memorandum। अच्छा सुनो, इसने अब बहुत सारी बातें बोल दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए मेमोरेंडम क्या होता है। किस किस को एमओए के बारे में कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन पता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में आपको पता है? और किसको पता है? बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। तो कंपनी का क्या है? ये चार्टर डॉक्यूमेंट है ये। अच्छा इसमें क्या क्या लिखा होता है कंपनी के बारे में? कंपनी का नेम, यस। दूसरा कंपनी का स्टेट, कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में होगा। कंपनी का कैपिटल लिखा होता है, कंपनी की लाइबिलिटी लिखी होती है, कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होता है कि किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई जा रही है, एंड उसके सब्सक्राइबर्स लिखे होते हैं। पता है ये बात? मैं वापस से बोल रही हूँ, सुनना ध्यान से। कंपनी के एमओए में मेमोरेंडम, वैसे हमारा चैप्टर भी है मेमोरेंडम, आगे पढ़ेंगे। तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देयर आर टोटल 6 क्लॉजेस। कितने क्लॉजेस होते हैं? 6। चलो एक बार नाम बता रही हूँ आपको कौन कौन से क्लॉजेस हैं। नेम क्लॉज है, सिचुएशन, सिचुएशन मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ, प्लेस उसका कहाँ है, कौन सा स्टेट आता है इसके अंदर, स्टेट। इसमें प्रॉपर एड्रेस नहीं आता है कभी भी, स्टेट आता है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना, इस तरह से। अच्छा देन ऑब्जेक्ट, कंपनी किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद कंपनी का कैपिटल कितना है, लाइबिलिटी कंपनी के मेंबर्स की कितनी है। लाइबिलिटी बोले तो कंपनी के शेयर्स जो हैं होल्डर्स, उनका लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है, जो भी कुछ होगा। एंड लास्ट क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्राइबर साइन करते हैं। तो नेम क्लॉज में क्या आएगा? कंपनी का नाम। सिचुएशन क्लॉज में क्या आता है? स्टेट। ऑब्जेक्ट में क्या आता है? दिस पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है। कैपिटल क्लॉज में कंपनी की कौन सी कैपिटल आती है? ऑथराइज कैपिटल। कौन सी कैपिटल आती है? सुना है सबने? ये ऑथराइज कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? ऑथराइज कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? मीन्स द मैक्सिमम कैपिटल अप टू विच कंपनी कैन रेज द शेयर, है ना। इसके बियॉन्ड जाके कंपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकती। अच्छा लाइबिलिटी क्लॉज में लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी है, कौन सी है? और ये हो गए सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स बोले तो जो कंपनी के मेंबर्स बनते हैं, 5 मेंबर्स हैं ये कंपनी के। अच्छा ये कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन या कोई आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा प्राइवेट कंपनी में कितने सब्सक्राइबर्स होना जरूरी है? प्राइवेट कंपनी में कितने सब्सक्राइबर्स होने जरूरी? मिनिमम 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 2 ही है, तो इतने डर क्या रहे हो
ऐसे ऐसे घबरा रहे हो, पता नहीं क्या, अरे गलत हो गया तो हो गया, मिनिमम कितने, हाँ अरे डरना नहीं है। अच्छा, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, हाँ ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, तो इसीलिए मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स एमओए के साइन करेंगे। ये बात सबको क्लियर है? अब इसी क्लॉज के कंसर्न में इस पॉइंट में हमें क्या बोला गया था, मैं वापस अब रीड कर रही हूं लैंग्वेज को, ये रफ कर दूं पूरा, चलो देखो फिर व्हाट इट सेड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन सी डेट है, विच इज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सच सब्सक्राइबर्स टू द एमओए, सच सब्सक्राइबर टू द एमओए मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मेमोरेंडम बना था, उस वक्त जिन लोगों ने एमओए के सब्सक्राइबर्स बन के साइन किए थे वो सब्सक्राइबर्स, एंड ऑल अदर पर्सन्स। अच्छा एक बात बताओ, जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं जिंदगी भर क्या वही सब्सक्राइबर्स वही मेंबर्स रहते हैं, या मेंबर्स चेंज भी हो सकते हैं? नए नए मेंबर्स बनते हैं ना, बहुत सारे मेंबर्स बनते हैं। तो अगर फ्यूचर में कोई नए मेंबर्स बन रहे हैं तो उन्हीं की बात हो रही है, फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये सब लोग मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट है, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। अच्छा फिर साथ में बाय द नेम, किस नाम से बॉडी कॉर्पोरेट है ये, कौन से नाम से बताओ जल्दी से, जो नाम मेमोरेंडम के नेम क्लॉज में लिखा था उस नाम से बॉडी कॉर्पोरेट है, नेम कंटेन इन द मेमोरेंडम। वेदर इंटरप्रिटेशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? की पॉइंट्स निकालो क्या क्या निकले। नंबर 1, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहां मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। फिर उसके बाद कौन लोग कंपनी बना रहे हैं, सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए प्लस फ्यूचर में जो भी कंपनी के मेंबर्स बन रहे हैं, वो सब मिलकर के इस कंपनी को क्या बनाते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। किस नाम से बनाते हैं, जो मेमोरेंडम के नेम क्लॉज में लिखा हुआ नाम है उस नाम से बनाते हैं। विद इंटरप्रिटेशन ऑल सेट, फाइन देन कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग all the functions of an incorporated company under this act and having perpetual succession। ये perpetual succession वर्ड कहाँ मिला हमें, सेक्शन 9 में मिला। कहाँ मिला हमें, तो सेक्शन 9 ने बहुत सारी बातें बोली कि भाई कंपनी जो है बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मिलेगा, इसके जो मेंबर्स हैं वो मिलकर इसको बॉडी कॉर्पोरेट बनाते हैं, इसका नाम इसके मेमोरेंडम में लिखा होगा, और ये सब काम होने के बाद ये एंटिटी वो सारे राइट एक्सरसाइज कर सकती है जो एक रजिस्टर्ड एंटिटी कर सकती है। एंड साथ ही में इसके पास क्या आ गया है, परपेचुअल सक्सेशन आ गया है, विद पावर्स टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके। कंपनी अपने नाम से अपनी एसेट्स होल्ड डिस्पोज ऑफ कर सकती है, यस ऑफ कोर्स कर सकती है, बोथ मूवेबल इमूवेबल, टैंजिबल इंटैंजिबल, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू स्यू बी स्यूड बाय द सेड नेम। अच्छा बाकी सारा रिपीटेशन है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो जानने वाली बात थी कि ये कंपनी को क्या मिल गया है, परपेचुअल सक्सेशन। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो ये सेक्शन 9 ने ये सारी बातें कवर की। चलो वापस से सेक्शन 9 को रिपीट करते हैं। पॉइंटर्स बनाना जरूरी है, एक साथ पैराग्राफ याद नहीं होता कभी। चलो पॉइंटर नंबर 1, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये आ गया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पॉइंटर नंबर 2, सब्सक्राइबर्स टू एमओए और अदर मेंबर्स क्या कर रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट बना रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। पॉइंट नंबर 3, नेम, नेम कहां कंटेंट है, मेमोरेंडम में। और जब ये जैसे बॉडी कॉर्पोरेट बन गई तो उसको क्या मिलेगा, राइट मिलेगा इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का। पॉइंट नंबर 4, और साथ ही में क्या मिलेगा, परपेचुअल सक्सेशन। और क्या राइट मिलेगा, प्रॉपर्टीज को एक्वायर और डिस्पोज ऑफ करने। अब प्रॉपर्टी के टाइप बता रहा है, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल। अच्छा मूवेबल एसेट कौन सी एसेट होती है, जो मूवेबल एसेट कौन सी होती है, अच्छा इमूवेबल बता दो। इमूवेबल जो अटैच टू द अर्थ होती है,
अटैच टू द अर्थ होती है, दैट इज कॉल्ड इमूवेबल। जैसे लैंड, बिल्डिंग या फिक्चर्स जो अटैच टू द अर्थ होते हैं, कुछ मशीनरीज होती है जो अटैच टू द अर्थ होती है, तो वो सब क्या होते हैं, इमूवेबल। इनके अलावा जितनी भी एसेट होती है सब मूवेबल। अच्छा, ये टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, which can be seen, can be touched, tangible। और intangible में क्या आता है, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब क्या होते हैं, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो कंपनी कोई सी भी एसेट होल्ड कर सकती है, whether it is movable, immovable, tangible, intangible। प्लस साथ ही में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है अपने नाम पे। मान लो कंपनी को कोई रॉ मटेरियल खरीदना है किसी से, तो कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करे या डायरेक्टर के नाम पे, ऑब्वियसली अपने नाम पे। और कंपनी सू एंड बी सूड हमने कल भी डिस्कस किया था, तो कंपनी खुद के नाम से किसी पे केस भी कर सकती है और कोई दूसरा भी कंपनी के नाम पे उस पे केस फाइल कर पाएगा। तो सेक्शन 9 के सारे पॉइंटर समझ में आ गए सबको अच्छे से। अच्छा, एक बात बताओ, नोट्स बनाना किस किसने स्टार्ट कर दिया और बाकी लोगों ने अभी किया नहीं है? तो सब लोग स्टार्ट कर दो, मैं कॉपी चेक करती हूँ। हाँ, सच्ची बता रही हूँ, मैं कॉपी भी चेक करती हूँ। तो सब लोग अपने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करो। अच्छा, सेक्शन 9 के पॉइंटर्स में कैसे कैसे डालोगे बताओ। सबसे पहले सेक्शन 9 पॉइंटर्स क्या क्या लिखोगे। नंबर 1, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कहाँ मेंशन्ड है? हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब कुछ में थोड़ा लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। एक तो ये बात लिखी थी। दूसरा क्या लिखा था कि जो सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए प्लस जो न्यू मेंबर्स हैं, है ना, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट बनाते हैं, है ना। और बॉडी कॉर्पोरेट बनते ही इसको बहुत सारे राइट मिल जाते हैं, है ना। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट किस नाम से बनेगी, नेम एज मेंशन इन एमओए। हाँ, ये एमओए में होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या बोला इसने, कंपनी के पास क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। और क्या बोला, कंपनी के पास एसेट एक्वायर करने के राइट है, एसेट एक्वायर या डिस्पोज ऑफ कर सकती है। कौन सी एसेट, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल। ये जो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ऐसे मत लिख देना आप, मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिख दिया, आपको सिर्फ सैंपल दे रही हूँ कि मैं ऐसे लिखना है, पता चले आप बाद में सोच रहे हो अच्छा टेंज क्या था, एटलीस्ट स्पेलिंग पूरी लिख लेना आप लोग। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, कंपनी क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट। और कंपनी क्या कर सकती है, स्यू और बी सूड। ये सारी बातें कहां लिखी हुई है, सेक्शन 9 में लिखी। दिस इज हाउ वी नीड टू प्रिपेयर द नोट्स। लैंग्वेज पूरी एलिमिनेट कर दी मैंने, लेकिन पॉइंटर्स याद कर लिए, पॉइंटर्स भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। और नॉट इवन इन दिस सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे नोट्स बनाया करो। तो कल कॉपी चेक कराएंगे सब मुझे, कल कॉपी लेके आना, सबकी कॉपी चेक करूंगा। डन है सबका, ये रफ कर दूं इसको। अगर नोट करें तो कर लो, मैं वेट कर लूं, कोई बात नहीं। आप फोटो खींच लो। हाँ जी, डन। लेट्स मूव फॉर द। अच्छा, आगे देखो, आगे इसने क्या बोला, द मेंबरशिप ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में चेंज। मेंबरशिप चेंज होती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, चलता है सब कुछ। Either because one shareholder has sold or transferred his shares to another shareholder or his shares devolve on his legal representative। दो रीजन होते हैं, या तो शेयर होल्डर अपने शेयर बेच के चला गया,
या फिर उसकी डेथ के बाद उसके शेयर्स उसके लीगल हेयर्स को मिल गए। दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। ऑन हिज डेथ और ही सीजेस टू बी ए मेंबर अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। जैसे मान लो कंपनी ने उसके शेयर फोरफीट कर लिए। फोरफीचर सुना है वर्ड आपने? फोरफीचर क्या होता है? छीन लेना। क्यों छीन लिया? क्यों छीना कंपनी ने उसका शेयर? बताओ। कॉल मनी पे नहीं की थी उसने, कॉल मनी पे नहीं की तो कंपनी ने नोटिस दिया उसको कि भाई कॉल मनी पे कर दे। सुन रहा ही नहीं है। बोले अच्छा, बोल रहे हो कि कंपनी छोड़ो, नहीं पे कर रहा मैं तो, मेरी मर्जी। तो कंपनी में अच्छा कॉल मनी पे नहीं करा तो हमारी मर्जी, शेयर फॉरफिटेड। तो कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए? कैंसल्ड। तो इस रीजन की वजह से भी मेंबर चेंज हो गया है ना। कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, कंपनी ने रीइश्यू किसी और को कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे मेंबरशिप चेंज हो चुकी है। देन thus perpetual succession denotes what? The ability of a company to maintain its existence by the succession of new individuals who step into the shoes of those who cease to be a member of the company. So whenever some members leaves the company, तो उसके बाद other members come to the company, तो ये process ongoing चलती रहती है। कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन कंपनी वहीं रह जाती है। ओके, परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? और सेक्शन 9 का लैंग्वेज याद हो गया? कोई है जिसको याद नहीं हुआ सेक्शन 9? सबको याद हो गया? पूछ लूं सेक्शन 9 पक्का? चलो लास्ट। यस बेटा, सेक्शन 9 का एक पॉइंटर बता दो, ओनली वन पॉइंटर, दैट्स इट। इतनी सारी बातों में से कोई भी एक बात बता दो बस। बिल्कुल सही बात है, कोई भी दूसरा पॉइंट बता दो। सेक्शन 9 थोड़ा जोड़ डालो, याद आएगा अभी। अच्छा, हम पढ़ कौन सा टॉपिक रहे? कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हैं? कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं? नहीं, हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं? जैसे हमने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़ा था, आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ा था, आज तीसरा पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं? ओहो, कौन सा पढ़ रहे हैं हम? परपेचुअल सक्सेशन। तो सेक्शन 9 में ये भी तो लिखा हुआ था ना, परपेचुअल सक्सेशन, है ना। चलो ठीक है, इट्स ओके। हाँ जी, यस बेटा, आप बताओ मुझे कुछ और पॉइंट। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ लिखी हुई होती है? परफेक्ट बात, यस। कोई भी एक पॉइंट बताओ। एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यस। बॉडी कॉर्पोरेट है, यस, परफेक्ट बात। नेक्स्ट, असेट्स होल्ड करने का राइट है, यस। सू एंड बी सूट, परफेक्ट बात है। ये हमारा सेक्शन 9 की समरी। आप सबको याद होगी क्या? कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, इट्स ओके, घबराने की कोई बात नहीं है। अब बताओ मुझे कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? हाँ बताओ ना, पता है अब तो हमें। हाँ तो बता दो तो क्या हो गया? अरे अभी पढ़ रहे हम। कौन सा टॉपिक कौन सा चल रहा था? परपेचुअल सक्सेशन, यस, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में हमने क्या सीखा कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और उसका प्रूफ, हैंड्स प्रूफ किसने दिया? सेक्शन 9 में भी ये बात लिखी हुई है, परपेचुअल सक्सेशन। अब इस पे एक एग्जाम्पल है जो प्रोफेसर LCB ग्रोवर ने लिखा हुआ है। प्रोफेसर LCB ग्रोवर क्या बोलते हैं? मेंबर्स में कम एंड गो, ये ना एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट आया हुआ है एक बार। मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो फॉर एवर। एज इट इज चेपा कमेंट करके पूछ लिया, तो मतलब क्या बताना चाह रहा है? परपेचुअल सक्सेशन, है ना। ड्यूरिंग द वॉर all the members of a company, private company, while in general meeting were killed by the bomb। मतलब एक जनरल मीटिंग हो रही थी और वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सारे के सारे मेंबर्स इंस्टेंट वहां हो गए। तो क्या कंपनी मरी गया? नहीं, कंपनी तो वही रहेगी। बट कंपनी सर्वाइव्ड, नॉट इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब could ever destroy it, क्योंकि कंपनी खत्म करने का एक ही तरीका होता है, वो है लॉ। समझ में स्टेटमेंट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट, चलो पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? सबसे पहला पॉइंट दैट इज व्हाट? सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। नंबर 2
आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 3 परपेचुअल सक्सेशन। नंबर 4, इस पॉइंट को स्टार्ट करो उससे पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजन। चलो सुनो। वंस अपॉन अ टाइम की बात है, ये ना एक पर्सन था, मिस्टर, इंसान है जानवर मत समझना, ड्राइंग पे ना जाए, भावनाओं को समझे। मिस्टर ए, ठीक है। अब जो मिस्टर ए है, इनके पास एक फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट, बहुत बड़ा फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज थे, और ये जो ट्रीज है ना, ये ट्रीज हैं सागवान के ट्री। सागवान सुना है आप लोगों ने? सागवान की लकड़ी बहुत एक्सपेंसिव होती है, प्रीमियम होती है, इससे फर्नीचर बनता है। जितना भी एकदम प्रीमियम फर्नीचर बनता है वो सागवान की वुड से ही बनता है ना। अब ये सागवान का पूरा फॉरेस्ट ही हैड, और फॉरेस्ट में ना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, भयंकर रिस्क होता है। अगर गलती से आग लग गई, चिन्नी सी भी कुछ हल्की फुल्की को कुछ हो गया, पूरा फॉरेस्ट जल करके सुहा। और फॉरेस्ट जल गया, लकड़ियां जल गई, तो फिर वैल्यू जीरो। सागवान तब तक ही इंपॉर्टेंट है जब तक कि वो सागवान है। वो अगर कोल में कन्वर्ट हो गया जल करके तो फिर क्या ही काम करेगा, है ना। तो इसीलिए मिस्टर ए ने अपने इस फॉरेस्ट को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करा रखा था। समझदार इंसान है, अच्छा काम किया। तो इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा था, और इस पे टाइमली प्रीमियम भी पे करते थे। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया मिस्टर ए ने, इनका फर्नीचर का काम था, तो व्हाट ही डिड, उन्होंने वही अपने सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को कन्वर्ट कर दिया कंपनी में। इसमें कन्वर्ट कर दिया कंपनी। ही कन्वर्टेड हिज बिजनेस इनटू कंपनी, और जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट था वो एज इट इज फॉरेस्ट किसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहां तक की स्टोरी में कोई परेशानी? अच्छा, अब व्हाट हैपेंड, वन डे रात को 2-3 बजे सो रहे थे वो आराम से, एकदम चैन की नींद। तब अचानक से फॉरेस्ट गार्ड का फोन आया कि बॉस आग लग गई है, पूरा फॉरेस्ट जल के राख हो गया है। तो मिस्टर ने बोला, कोई टेंशन नहीं है, आग लग गई ना, इट्स ओके, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, फायर ब्रिगेड बुला दो, आग वाग बुझा देंगे। अगले दिन बोले अपनी सारी प्रोसेस कर लेंगे, हमने इंश्योरेंस करा रखा, कोई टेंशन वेंशन मत लो। तो मिस्टर ए एज यूजुअल कहाँ पहुंचे, इंश्योरेंस कंपनी के पास। और इंश्योरेंस कंपनी एज यूजुअल हमेशा क्या बोलती है, नहीं भाई पैसा देना पड़ेगा, किसी को भी पैसा देना पड़े तो मना ही करेंगे ना। सदमा लग गया, इंश्योरेंस बोल रही है पैसा देना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला नहीं, हम तो पैसा देंगे नहीं, क्लेम बनता ही नहीं आपका। अब क्या यहां पे रीजन दिए गए, क्लेम रिजेक्शन के। कंपनी सेड, इंश्योरेंस कंपनी सेड कि यहां पे ये फॉरेस्ट अब किसका है, तो क्लेम भी कौन लेने आए, मिस्टर ए, आप क्यों आए हो क्लेम लेने, आ रही बात समझ में? तो मिस्टर ए को सदमा लग गया एकदम, क्योंकि आज से तब किसकी है, कंपनी की, लेकिन इंश्योरेंस किसने करा रखा है, कंपनी ने तो इंश्योरेंस करा ही नहीं रखा। तो कंपनी किस मुंह से इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके बोलेगी क्लेम दो, और इस मुद्दे पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। केस समझ में आ गया? तो ऑब्वियसली मिस्टर ए अब टेंशन में आ गया, अभी तक तो सो रहा था मस्त, अब वो आ गया टेंशन में। तो उसने बोला यार अब क्या करें, तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, अंत आखिरी रास्ता तो कोर्ट ही होता है। तो कोर्ट में पहुंच गए मिस्टर ए, वो बोले कि यार हमने प्रीमियम पे किया है, इस पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है मेरा, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो। आपको क्या लगता है कोर्ट ने क्या बोला होगा, क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सब लोग अपना अपना आंसर सोचो, मैं सबसे पूछ रही हूँ, आप लोगों को क्या लगता है मिलना चाहिए कॉम्पनसेशन? भावनाओं में है क्या, आंसर मत देना कि भाई मिलना चाहिए, बेचारे का नुकसान हो गया है, प्रीमियम तो पे किया ही था। भावनाओं में मत बहना, लीगली आंसर देना। स्टार्ट करें पूछना, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, व्हाट यू से, लास्ट। नहीं मिलना चाहिए, नहीं, 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 नो, नो,
नो, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, थोड़ी से, मिलना चाहिए, नहीं, 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 मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये क्या होता है? या तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अरे एक आंसर बोल दो, कौन से फांसी पे लटका रही हूँ? मिलना चाहिए, नहीं, 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 नहीं। अच्छा लाइव वाले बच्चे फटाफट से आंसर दे दो, आप लोग क्या बोलते हो, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महक, माही, नेहा, प्रज्ञा, तमन्ना, सब जाग रहे हैं? कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महक, आर यू देयर? कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? ओके, माही, व्हाट यू से? कॉम्पनसेशन नहीं। नेहा? प्रज्ञा? तो मिलना चाहिए, ओके। तमन्ना बोल रही है मिलना चाहिए। नेहा? चल, मेजॉरिटी बोल रही है कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए, और कुछ एक्सेप्शनल बच्चे बोल रहे हैं कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो जो लोग भावनाओं में कहकर के बोल रहे हैं कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उनका आंसर एब्सोल्युटली चल, यस, डेफिनेटली कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कंपनी की एसेट होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। अगर कंपनी की एसेट है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी किसका होना चाहिए था? यहाँ पे पता है मिस्टर ए से क्या गलती हो गई, उनको जब एसेट ट्रांसफर की थी तो इंश्योरेंस भी ट्रांसफर करना था, और इंश्योरेंस के पेपर्स उन्होंने ट्रांसफर नहीं कराए। इतनी सी गलती की सजा उनको लाखों करोड़ों में भुगतनी पड़ेगी। अब आई बात समझ में? तो इसलिए वी मस्ट बी वेरी वेरी एक्टिव। हम गलती नहीं कर सकते। जब आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो वहां पे पता नहीं क्या कंटिजेंसी कवर आई होता है। आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है फ्यूचर के अंदर, है ना? तो कोर्ट साइड की बिल्कुल सही बात है, इंश्योरेंस हमें सही बोल रही है। इंश्योरेंस किसने कराया? ए ने। प्रॉपर्टी किसकी है? कंपनी की, और कंपनी ने इंश्योरेंस कराया नहीं, तो क्लेम कैसे ले सकते हैं? लॉस भी कंपनी का ही होगा, पर अल्टीमेटली उस कंपनी में सारा का सारा एंटायर स्टेक मिस्टर ए का ही था, ठीक है ना? और उसी रेस्पेक्टिव फॉरेस्ट के बदले उन्होंने शेयर्स एक्वायर किए हुए थे, तो शेयर की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, एसेट खत्म हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली लॉस तो होना ही होना है। ठीक बात। आज मान लो रिलायंस में कुछ भी गड़बड़ होता है तो रिलायंस का शेयर टूट जाएगा, जैसे अभी अडानी में हुआ ना। अभी जैसे गौतम अडानी के अरेस्ट की न्यूज आई, तो ये न्यूज मार्केट में फ्लोट करते ही अचानक से सारे अडानी ग्रुप के शेयर्स टूट गए। पब्लिक के साथ साथ मिस्टर अडानी का खुद का भी तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो उनका शेयर का स्टेक भी तो टूट गया। कितना? एक ही दिन में 20-20% टूट गए शेयर, और उसके बाद भी टूटते ही जा रहे हैं, आज जाके बढ़ा है शेयर, तो नुकसान तो होता ही है। ठीक है ना? चलो, सेपरेट प्रॉपर्टी व्हाट इट सेज, देखो, अ कंपनी being a legal person and entirely distinct from its member, क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हमें ऑलरेडी पता ही है, कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है, is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name। तो कंपनी अपने नाम पे अपनी एसेट खरीद सकती है, अपने नाम से एसेट बेच सकती है, लेट आउट कर सकती है, मॉर्गेज कर सकती है, जो चाहे वो करे, सब कुछ कंपनी खुद ही करेगी। The company is the real person in which all its property is vested and by which it is controlled, managed and disposed of। members कुछ ही नहीं है यहाँ पे, members कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, कि members का कंपनी के एसेट से कोई लेना देना होता ही नहीं। चलिए, अब एक केस है, मिसेस बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। केस का नाम वापस रिपीट करेंगे, मिसेस बच्चा एफ गुजदार
अमिताभ बच्चन से बच्चा याद कर लेना, और गुलजार का नाम सुना हो तो गुलजार से गुजदार याद कर लेना। मिसेस बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब टैक्स का मामला है, कमिश्नर ऑफ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चरल जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है, पता है क्या आप लोगों को? सबको पता है ये बात? इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं वो अपनी इनकम पे इनकम टैक्स सरकार को पे करते हैं, लेकिन जो फार्मर्स है ना, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, उनकी इनकम को सरकार ने टैक्स फ्री किया हुआ है। पता है क्या ये बात आप लोगों को? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप पता कर लो। एग्रीकल्चरल जो भी एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि देखो बट ऑब्वियस है, हमें पता है फार्मर्स के साथ बहुत गलत होता है इंडिया में, जैसे कभी मानसून आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है ना, कभी ज़्यादा बारिश आ जा रही है। जैसे इस बार सारी फसलें खराब हो गई क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही थी, प्रॉब्लम आया ना, और बारिश ही नहीं रुक रही थी तो इससे सारी फसलें खराब हो गई। सारी फसलें खराब हो गई तो बेचारा फार्मर जो इतने महीनों से मेहनत कर रहा था खेतों पे, सडनली उसकी वैल्यू जीरो, अपनी लिवलीहुड कैसे चलाएगा? और इस वजह से इंडिया में मैक्सिमम फार्मर्स जो है अपनी लैंड बेच करके जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्रॉप्स कहाँ से आएंगी, और क्रॉप्स ही नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या? तो भाई जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उनमें फार्मर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेचारे सबसे ज़्यादा परेशान और दुखी वही होते हैं। तो ऐसे में सरकार ने उनको एक बेनिफिट दे रखा है, एंड दैट इज व्हाट, कि उनकी इनकम पे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। अच्छा, अब ऐसे ही सेमी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं। सेमी एग्रीकल्चर जैसे टी कॉफी के बारे में जानते हैं? अच्छा, टी कॉफी कहाँ होते हैं? हिल्स पे, हिल्स पे ही होता है। अच्छा, स्टेप लेडर्स होते हैं उन पे, फार्म्स पे। अच्छा, फिर टी की लीव्स होती हैं, टी और कॉफी की क्या होती है? लीव्स, एंड दोज लीव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू टी, मतलब उनको कुछ प्रोसेस किया जाता है, एंड प्रोसेस करने के बाद दैट इज कन्वर्टेड इनटू टी। कभी टी के फार्म्स देखे? मूवी में देखे हो कभी? मूवी में, वीडियो में कभी देखा हो? आज देख लेना वीडियो पे टी के फार्म्स कैसे होते हैं और क्या प्रोसेस होती है। अच्छा सुनो, अब क्या होता है ना, जैसे सबसे पहले टी की लीव्स होती हैं, उस लीव्स को जो वहाँ की जो लेडीज होती हैं वो ऐसे देखे कभी, ऐसे सर पे पट्टा लगा के पीछे एक बहुत बड़ा सा बैग होता है उनके पास, है ना, बास्केट होती है, तो उस बास्केट में एक एक लीव चुन चुन के उसमें डालती रहती हैं। देखा है ऐसा? पुरानी मूवीज में बहुत दिखाते थे ऐसा। फिर उसके बाद उनकी फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में लेके जाया जाता है, तो उसको ऑक्सीडाइज करके और मतलब जैसे भी प्रोसेस होता है उनका, उसके थ्रू दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ब्राउन, जो आपका टी होता है वैसा कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा आप सुनो, इसका मतलब टी मैन्युफैक्चरिंग फुल्ली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ सेमी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो उसमें भी सरकार ने टैक्स एग्जाम्पशन दे रखा है, लेकिन फुल्ली एग्जाम्पशन नहीं है, उसमें से 40% या 60% ऐसे एग्जाम्पशन दे रखा है। आप सुनो ध्यान से, मान लो आज मेरी कोई कंपनी है, से जैसे आपने देखा होगा टाटा की टी आती है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज की टी आती है, ब्रिटानिया की और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की टी आती है। अब जो टी आती है वो टी सेमी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होने की वजह से टैक्स में एग्जाम्पशन उसको मिलती है। तो क्या ये टैक्स में एग्जाम्पशन उसके मेंबर को भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? दिस इज द क्वेश्चन। अब वापस सुनो क्या हुआ, एक कंपनी है, टी मैन्युफैक्चर करती है, उसने टी मैन्युफैक्चर करके टी को बेचा और पैसा कमाया, प्रॉफिट आया, फिर उस प्रॉफिट को उसने अपने होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्मेट में बांट दिया। डिविडेंड समझते हो? डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट में शेयरिंग। तो अगर कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड के फॉर्मेट में प्रॉफिट शेयर कर रही है तो क्या वो डिविडेंड भी टैक्स एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? मेरा क्वेश्चन वापस सुनो, शायद सही से क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं वापस बता देता हूं। इट्स अ कंपनी, क्या करती है ये? टी मैन्युफैक्चर करती है। टी मैन्युफैक्चर करके इनको प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट उन्होंने किसको बांट दिया? अपने मेंबर्स को बांट दिया। मेंबर्स को किस फॉर्मेट में बांट दिया? डिविडेंड के फॉर्मेट में बांट दिया। तो क्वेश्चन ये है कि जो उन्होंने डिविडेंड यहां पे रिसीव किया है, क्या ये टैक्स के लिए एग्जाम्पशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा? व्हाट डू यू थिंक?
क्या लगता है आपको, डिविडेंड टैक्स फ्री होना चाहिए? मतलब जितना परसेंट से मान लो 60% टैक्स फ्री है, तो क्या ये डिविडेंड भी 60% टैक्स फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्हाट डू थिंक? या इस पर तो प्रॉपर टैक्स लगना चाहिए? नॉर्मली प्रॉपर टैक्स लगना चाहिए? प्रॉपर टैक्स लगना चाहिए या टैक्स फ्री होना चाहिए? टैक्स फ्री होना चाहिए ना? चलो फिर सबसे पूछ लो। यस बेटा, व्हाट डू से? टैक्स फ्री होना चाहिए? टैक्स फ्री, टैक्स फ्री लगना चाहिए टैक्स? हाँ जी, टैक्स लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए, लगना चाहिए, टैक्स फ्री लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए, लगना चाहिए ना? लगना चाहिए, टैक्स फ्री लगना चाहिए, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए, अच्छा, लाइव वाले बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे? ये टैक्स फ्री होगा कि टैक्स लगना चाहिए? लगना चाहिए टैक्स, लगना चाहिए। अच्छा, मेजोरिटी वैसे तो 60-40 हो गया रेशियो ऑलमोस्ट, तो मैक्सिमम लोग फिर भी स्टिल बोल रहे हैं टैक्स लगना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं टैक्स लगना चाहिए, उनका आंसर ना एब्सोल्युटली सही है। यस, टैक्स लगना चाहिए, डेफिनेटली अरे सिंपल बात है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसकी थी? है कंपनी की। तो यहां पे जो कंपनी का प्रॉफिट है ना, ये कंपनी के लिए टैक्स फ्री है। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ मेंबर्स में, उनका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो। उन्होंने कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की है, मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट पे दे आर गेटिंग रिटर्न। तो इसीलिए डिविडेंड इस टैक्स इनकम में एग्जाम्प्ट नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर टैक्स ही लगेगा। आई बात समझ में? सबको अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट? कौन सा केस था, नाम कौन बताएगा मुझे? नहीं नहीं, अरे मिसेस बच्चा एफ गुजराल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ओके, बस अब ये लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी आपको, आपको टेंशन नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट in this case held that though the income of tea company is entitled to be exempted from income tax up to 60%, being partly agricultural activity, the same income when received by the shareholder in the form of dividend, when received by the shareholder in the form of, so cannot be regarded as agricultural income for the assessment of income tax. It was, देखो ये भी सुप्रीम कोर्ट का मामला है। आप सोचो, मतलब कितने लोअर कोर्ट्स ने गलत सलत डिसीजन दिए होंगे, उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हम पढ़ रहे हैं फाइनली। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द शेयर होल्डर डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी। ऐसा थोड़ा है मैंने शेयर होल्ड कर लिया, आई एम मेंबर, लो जी कंपनी की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा। अरे गजब बात हुई, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी की एसेट किसकी है? कंपनी की है। ही इज ओनली गिवन सर्टेन राइट्स बाय लॉ, दैट इज व्हाट, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं, है ना, डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं, ये सारे राइट आपके हैं। एसेट पे आपका कोई हक नहीं बनता। तो टू रिसीव नोटिस, अटेंड और वोट एट द मीटिंग, द कोर्ट रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई द शेयर होल्डर विद द कंपनी एंड reiterated the distinct personality of the company। तो अगेन दोबारा से क्या बोला, कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है। दैट्स व्हाई कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है और कंपनी के मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है वो। ओके, ऑल सेट है? चलो, हमारे 4 कैरेक्टर्स हो गए, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल और है आगे। अच्छा, फटाफट से चारों रिकैप करते हैं। नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी के कौन कौन से 2 केस हुए? नंबर 1 सॉलोमन एंड ली वर्सेस ली, ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन केस क्या था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। थर्ड वन परपेचुअल सक्सेशन में कोई केस नहीं था हमारे पास, ठीक है। नंबर 4 सेपरेट प्रॉपर्टी, मिसेस बच्चा एफ गुलजार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। किस किस को याद हो गया अब तक जो हमने पढ़ा? मतलब 100% नहीं भी हुआ तो हाँ ऑलमोस्ट याद हो गया सबको। तो आप है ना, आप लोग नोट्स को पर डे का पर डे ही बनाएं, क्योंकि देखो पाइल्ड अप हो जाएगा कोर्स,
अगर हम एक दिन भी डिले करते हैं तो डबल काम हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए। तो इसलिए रोज का रोज नोट्स बनाएं। कल सब लोग कॉपी लेके आएंगे, मैं कॉपी चेक करूंगी आपके नोट्स सही वे में बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ठीक बात है।